हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज से हम यूपीएससी का जीएस पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। जीएस पेपर 2 बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे और इन लेक्चर्स में ओनली लक्ष्मीकांत की बुक की कवरेज नहीं होगी, बल्कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसको थॉरली मेंस एंड पीकी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल स्पेसिफाई होते हैं जो बताते हैं हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, कि एक कंट्री को कैसे चलाया जाता है और इसके लिए कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। Then how power is distributed and controlled, कैसे पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रोल किया जाता है, एंड व्हाट राइट्स सिटीजन्स पोजेस, और सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस करेंगे, जिससे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली समझने में हेल्प मिलेगी। तो सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट है, इट ड्रॉज अ लिमिट on the power of the government by outlining a framework within which the government must function and ensure that government does not become arbitrary. Constitution एक ऐसा framework provide करता है जिसके अंदर रहकर ही गवर्नमेंट अपने functions perform कर सकती है और ensure करता है कि गवर्नमेंट arbitrary means अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अंडर रहकर ही काम करे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नेंस। ये गवर्नेंस के 3 ऑर्गन्स, इट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को सोसाइटी के एम्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल, प्रीएम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है? एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जो डीपीएसपीज हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि गवर्नमेंट को कॉमन गुड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कैसे काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेज डाउन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में बताता है, जैसे कि लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज, a written constitution is essential for federal setup. फेडरल सेटअप मीन्स जिसमें कि यूनियन एंड स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो इस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे, एटसेट्रा जो डिटेल होती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलती है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशन में डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट इज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। और अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। सिंस 1951 से इसमें 90 आर्टिकल्स एंड 100 अमेंडमेंट्स ऐड की गई है। चलिए अब देखते हैं इनके रीजंस क्या है, इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन होने का रीजन क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट है और बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, और इसके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट एरिया में और डिफरेंट कम्युनिटीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और जो 1935 का एक्ट था वो काफी ही डिटेल्ड है और यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिया गया है। थर्ड पॉइंट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में यूनियन एंड स्टेट के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी है।
एंड नेक्स्ट इज डोमिनेशन ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। नेक्स्ट फीचर है इसका ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the non-constitutions of the world. B.R. Ambedkar जी ने proudly acclaim किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के नॉन कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसेक मीन्स आफ्टर थोरो रिसर्च के बाद जो है वो बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डीपीएसपी को इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पॉलिटिकल पार्ट को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट एंड ज्वाइंट सिटिंग को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर जो है उसे लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है उसे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं इनको अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में प्रेसिडेंशियली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है जिसमें क्या होता है ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं। Second is collective responsibility to the legislature of the Council of Ministers. Collective responsibility क्या होता है कि जो Council of Minister है must publicly support all government decision. Means कोई भी minister कैबिनेट के डिसीजन के अगेंस्ट व्यूज नहीं दे सकता। And all members are collectively responsible for the work towards the लोक सभा। तो जितने भी सारे मिनिस्टर हैं वो एज ए टीम काम करते हैं और कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिकॉज अगर किसी भी सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। थर्ड इज रूल ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। फोर्थ वन इज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लीडरशिप इन द स्टेट। यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप रहती है। फिफ्थ इज द लोअर हाउस डिसोल्यूशन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबली होती है जो कि लोअर हाउसेज हैं वो क्या हो जाते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होते। मीन्स यहाँ पे हो गया राज्यसभा और यहाँ पे हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। The Indian Constitution includes all the federal characteristic of governance जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम मींस सेंटर एंड स्टेट दोनों है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 स्टेट ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मींस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म मींस लोअर एंड अपर हाउस। तो ये सारे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन दैट इट इंक्लूड्स मैनी यूनिटरी फीचर्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू द सेंटर एंड स्टेट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू यूनिटरी वन। सो इमरजेंसी के टाइम पे सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंटर। तो अपने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की फेडरल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है यार, यूनिटरी कौन से फीचर्स है। अगर आर्टिकल 1 में देखें, आर्टिकल 1 क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than the federation of state। इंडिया को क्या कंसिडर किया जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट किया जाता है। मीन्स इन इंडिया स्टेट did not come together to form the center or union like in the case of US। मीन्स इंडिया में जो स्टेट्स है उन्होंने मिलके
सेंटर को फॉर्म नहीं किया है, जैसे कि यूएस में हुआ था, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ फेडरेशन. Rather, for administrative convenience, it is the center that created the states. सेंटर ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने मिलकर सेंटर को बनाया है. तो आर्टिकल 1 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि इंडिया क्या है, यूनियन है स्टेट्स की. मीन्स ये ट्रू फेडरेशन नहीं है जैसे कि यूएस में है. Article 3 of Indian Constitution क्या है? It makes Parliament the sole authority to create new states, clearly indicating that the Indian Constitution is of unitary nature with certain federal characteristics. Article 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को सोल अथॉरिटी दी गई है कि वो न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकती है. इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये बेसिकली यूनिटरी नेचर का है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. Next important feature is blend of rigidity and flexibility. Article 368 lays down two types of modification. First is some provisions may be amended by a special parliamentary majority, that is a 2/3 majority of the members of each house present, and what? And majority that is more than 50% of the each house's total membership. And second one is some other provisions can be amended by special parliamentary majority with half of the total states ratifying them. This ensures that with the widest possible majority constitution is amended. ये दोनों टाइप की जो मेजॉरिटी है वो आर्टिकल 368 के अंदर है. एंड देन एट द सेम टाइम कुछ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के लिए जो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दे कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. और ये जो अमेंडमेंट्स है, दे आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368. इनको आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया है. तो ये जो स्पेशल मेजॉरिटीज है, हम अमेंडमेंट्स में अलग से एक्सप्लेनेटरी मैनर में पढ़ेंगे. Next important feature is balance between the sovereignty of parliament and judicial supremacy. There is a fine balance has been struck between parliamentary sovereignty and judicial supremacy by the Indian constitutions. Means parliament अपनी जगह पे sovereign है और judiciary अपनी जगह पे supreme है. The Supreme Court is vacuumed by Articles 13, 32 and 136 with the power of judicial review. सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है, एंड बाय इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट कैन स्ट्राइक डाउन एनी पार्लियामेंट्री एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और इस जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें, पार्लियामेंट क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स विल होती है एक तरह से. इट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज. ये क्या करती है, लॉ बनाती है, एंड इट कैन ऑल्सो अमेंड द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स वेस्टेड पावर अंडर आर्टिकल 368. तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट को अमेंड कर सकती है. तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है जिसके थ्रू वो किसी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, और दूसरी साइड पे पार्लियामेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट को अमेंड कर सकती है. तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है बिटवीन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुपरमेसी के बीच में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है. In India, unlike the US where there is two-tiered judiciary, a single integrated judicial system prevails. इंडिया में क्या है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो एंड सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट्स. जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट्स की सुपरविजन में होती है. तो ठीक है, सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होती है एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है. It is the duty of all levels of courts in India to enforce both central and state laws. तो ऑल लेवल ऑफ कोर्ट जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट लॉ को क्या करती है, एनफोर्स करती है, अनलाइक इन द यूएस. लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे जो फेडरल कोर्ट्स है वो एडजुडिकेट करती है फेडरल मैटर्स के ऊपर,
और स्टेट कोर्ट्स जो है वो स्टेट मैटर्स पे एडजुडिकेट करती है. नॉट ओनली इज द जुडिशरी सिस्टम वेल फुल्ली इंटीग्रेटेड इन इंडिया बट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. जुडिशरी इंटीग्रेटेड तो है ही, इसके साथ ये इंडिपेंडेंट भी है. देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे है. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स बाय कोलिजियम सिस्टम. जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो एक कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती है, ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है. सेकेंड इज रिमूवल ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसीजर दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास. तो जो पार्लियामेंट जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू जजेस को रिमूव कर सकती है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो एक तरह से इसके थ्रू जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस आर चार्ज टू इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड. इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस चार्ज ऑन होती है. एंड देन पावर टू पनिश फॉर सेल्फ डिसरिगार्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में जो कोर्ट्स हैं वो उनके पास पावर होती है कि वो उनको पनिश कर सकती है. देन बैन ऑन जजेस प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो इन पॉइंट्स की वजह से जो जुडिशरी है वो इंडिया में इंडिपेंडेंट बनती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35. फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स एम्स टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बेसिकली मींस जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, वेयर ईदर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स और they participate through their representative which are elected by them. तो जो citizens होते हैं उनकी equal participation होती है in the government decision making में. Fundamental rights are enforceable by courts through writs. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं, जस्टिशिएबल होते हैं, एंड दे आर एनफोर्सेबल बाय द रिट्स, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, पेंडिमस एक्सेट्रा. बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट. नॉट सैक्रोसैंक्ट मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड दे कैन बी curtailed और रिपेल्ड बाय द पार्लियामेंट, और इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में 36 to 51 आर्टिकल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट. अगर वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वो किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में. So therefore, Dr. B.R. Ambedkar calls the directive principles as the Indian Constitution's novel feature. तो किसको novel feature कहा गया था? By Dr. B.R. Ambedkar. DPSP को novel features कहा गया है. The principles of the directive are inherently unjusticiable. That is, they are not enforceable for their violation by the courts. So ये अगर कोर्ट्स इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती, इट मीन्स ये अनजस्टिशिएबल है. तो इन्हें क्या किया जा सकता है? ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. Their usefulness, however, lies in their moral obligations. Means ये जो स्टेट है उनके ऊपर एक moral obligations है to apply these principles to the state in making laws. As such, the principles of directive are fundamental to the country's governance. Next, इनको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज गांधीयन, थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल. इनको डिटेल में हम डीपीएसपी में अलग से पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है, जो कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A में है. ये सारे आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं.
42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of the Swansingh Committee. ये कैसे ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटी? स्वानसिंग कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे और इसमें 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में, और जो लास्ट ड्यूटी थी उसे ऐड किया गया था 86 Constitutional Amendment Act 2002 से. These are also non-justiciable in nature, जैसे कि DPSP है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्युलर स्टेट. द वर्ड सेक्युलर जो है उसे ऐड किया गया था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन किस में सेक्युलर स्टेट को हम देख सकते हैं प्रीएम्बल में आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 30 एंड 44 में. नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वोटिंग एज जो थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 इयर्स तक. कहाँ से? फ्रॉम 21 ईयर्स से इन 1989. और कौन सी अमेंडमेंट है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. तो ये सारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स हैं, इनको आपने याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप. देन इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी प्रोविजन में जो नेशनल इमरजेंसी है वो आता है आर्टिकल 352 में. स्टेट इमरजेंसी है जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, वो हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिसको हम आर्टिकल 356 में रखते हैं. एंड देन फेलियर कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर. अगर स्टेट डायरेक्शन ऑफ सेंटर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तब भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है. दिस इज इन आर्टिकल 365. एंड थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि होती है आर्टिकल 360. नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन. इमरजेंसी के टाइम पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज 3-tier गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय एस्टेब्लिशिंग PRIs. पंचायती राज जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में. एंड अर्बन लोकल बॉडीज को किया गया था एट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, विच फॉर्म द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट. एक है आपकी यूनियन लेवल पे, एक स्टेट, एंड लास्ट वन इज द PRIs एंड द अर्बन लोकल बॉडी थर्ड लेवल पे. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(c), कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट है. और DPSP में भी है प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट इज अंडर आर्टिकल 43B में. और इसके लिए एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पार्ट 9B. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है. तो अपने ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेशन में ये किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, फंडामेंटल राइट है या नहीं, या फिर DPSP में इसमें कौन से आर्टिकल में और कौन सा नया चैप्टर ऐड किया गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डॉक्यूमेंट. क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, मीन्स जिसको चेंज नहीं किया जा सकता? The Constitution is not a static document, rather it is organic. Means ये एक live document है और it grows or evolve through the following means. एक organism क्या होता है? जो कि grow करता है, evolve करता है. Similarly जो हमारा constitution है वो भी static नहीं है, वो भी क्या करता है? grow करता है. और कैसे grow हो सकता है? जैसे कि अमेंडमेंट्स के थ्रू. अभी हमने कितनी सारी अमेंडमेंट्स देखी है जिसके थ्रू न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं. मीन्स ये अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो आगे इवॉल्व होता जा रहा है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, थ्रू कन्वेंशन, थ्रू स्टैट्यूट्स. इट मीन्स कि अमेंडमेंट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कन्वेंशन एंड स्टैट्यूट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व किया जा सकता है, ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम. डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट अमेंडमेंट्स ऐड होती जाती है, नए आर्टिकल्स को ऐड किया जाता है. तो आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लिखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कमेंट करना है आपको 150 वर्ड्स में. अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर लिखना चाहिए. तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कमेंट, मैंने एक फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे दे दिया है, बाकी आप अपने आप से खुद से लिख के देखिए क्वेश्चन को. अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे
प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लेक्चर। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस खुद से करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स A is preamble, B is directive principle of the state policy, C is fundamental rights, D is seventh schedule। तो ये क्वेश्चन हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आपने इसका आंसर देना है कल, हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज द पर्पस ऑफ द इंफ्यूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is to establish a political democracy, social democracy, Gandhian democracy, social and economic democracy। तो इसका भी आंसर आपने खुद देना है। Next is the word secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 44th Constitutional Amendment Act, 38th Constitutional Amendment Act या फिर 35th Constitutional Amendment Act। तो जिन्होंने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है वो अन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेंस की भी आंसर राइटिंग जरूर कीजिए ताकि फाइनली आप अच्छे मार्क्स ले पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।